हेलो स्टूडेंट्स, कल हमारी चर्चा चल रही थी स्विट्जरलैंड की संघीय सरकार संसदीय कार्यपालिका से क्या समानता रखती है और क्या भिन्नता रखती है। इसी तुलनात्मक चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम ये देखेंगे कि स्विट्जरलैंड की जो संघीय सरकार है वो अध्यक्षात्मक कार्यपालिका से ऐसी और कितनी साम्यता रखती है, समानता रखती है, और कहाँ वो अध्यक्षात्मक कार्यपालिका से भिन्न है। क्योंकि स्विट्जरलैंड की जो कार्यपालिका है उसमें संसदीय और अध्यक्षात्मक दोनों कार्यपालिकाओं के गुण हैं, इसलिए ये तुलना बहुत ज्यादा प्रासंगिक बन जाती है। इससे पहले कि हम ये देखें कि वहां की कार्यपालिका में अध्यक्षात्मक शासन के कौन से गुण पाए जाते हैं या किन अर्थों में वो भिन्न है अध्यक्षात्मक कार्यपालिका से, हम ये देख लेते हैं कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताएं क्या होती हैं। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था संसदीय लोकतंत्र के नितांत विपरीत होती है। ऐसे विपरीत होती है कि जहां पर संसदीय शासन व्यवस्था में हम शासन के तीनों अंगों में घनिष्ठ संबंध देखते हैं। तीनों अंग एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे से संबद्ध होते हैं, अपने अस्तित्व के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। वहीं अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में शासन के तीनों अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका एक दूसरे से पृथक होते हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। अध्यक्षात्मक शासन सर्वोत्तम रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका में पाया जाता है, और वहां अगर हम विधायिका और कार्यपालिका की स्थिति देखें, हम ये पाते हैं कि वहां की जो विधायिका है कांग्रेस और कार्यपालिका राष्ट्रपति, ये दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र और पृथक है, क्योंकि दोनों का कार्यकाल संविधान के द्वारा निश्चित किया जाता है और दोनों अपने अस्तित्व के लिए एक दूसरे पर निर्भर करते हो। उस रूप में, जिस रूप में संसदीय शासन में देखने को मिलता है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। तीनों अंग एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। संविधान इन तीनों अंगों का कार्यकाल निश्चित कर देता है। अमेरिकी कांग्रेस का कार्यकाल भी निश्चित है, खासतौर से जो प्रतिनिधि सभा है, कांग्रेस का जो निचला सदन है प्रतिनिधि सभा, उसका कार्यकाल संविधान ने 2 वर्ष निर्धारित किया है। राष्ट्रपति जो कार्यपालक है, कार्यपालिका शक्ति जिसमें है, उसका कार्यकाल संविधान के द्वारा 4 वर्ष निश्चित किया गया है, और इन निश्चित तिथियों से पहले किसी को आसानी से उसके पद से नहीं हटाया जा सकता। हटाया जा सकता है, लेकिन उसकी प्रक्रिया बहुत कठिन है। जैसे राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है, और जो प्रतिनिधि सभा है उसका कार्यकाल तो बिल्कुल निश्चित है, उसे भंग नहीं किया जा सकता समय से पहले, जैसा संसदीय शासन में होता है। न्यायपालिका का कार्यकाल भी इस अर्थ में निश्चित है कि न्यायाधीश आजीवन अपने पद पर बने रहते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देश में। हालांकि बीच में वो स्वेच्छा से त्याग पत्र दे सकते हैं या उन्हें भी महाभियोग की प्रक्रिया के आधार पर उनके पद से हटाया जा सकता है, लेकिन ये प्रक्रिया इतनी आसान नहीं होती। कहने का मतलब ये है कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत पाया जाता है, जिसके अंतर्गत शासन के तीनों अंग एक दूसरे से स्वतंत्र रहते हुए, पृथक रहते हुए अपने अपने क्षेत्र में सर्वोच्च अधिकारों का प्रयोग करते हैं। कोई अंग दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं करता। तीनों अंग एक दूसरे से स्वतंत्र रहते हुए अपने अधिकारों का उपभोग करते हैं। तीसरी विशेषता जो अध्यक्षात्मक लोकतंत्र में पाई जाती है
वो ये है कि यहाँ व्यवस्थापिका और कार्यपालिका एक दूसरे से संबंधित नहीं होती, जैसा संसदीय शासन में होता है। संसदीय शासन में आपने देखा कि कार्यपालिका के लिए विधायिका का सदस्य होना जरूरी होता है। अध्यक्षात्मक शासन में ऐसा नहीं होता। अमेरिकी राष्ट्रपति स्वतंत्र रूप से चुना जाता है एक निर्वाचक मंडल के द्वारा। तो ये दोनों अंग, और यूं कहें कि तीनों अंग एक दूसरे से संबंधित नहीं होते अध्यक्षात्मक लोकतंत्र में। और अध्यक्षात्मक लोकतंत्र में ये भी विशेषता पाई जाती है कि वहां पर कार्यपालिका सत्ता एक ही व्यक्ति के हाथ में सौंपी जाती है। समस्त कार्यकारी शक्तियों के प्रयोग के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ही उत्तरदायी है। हालांकि वो अपनी सहायता और सहयोग के लिए मंत्रियों की नियुक्ति कर सकता है, लेकिन वो मंत्री पूरी तरह राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। एकल कार्यपालिका का वजूद अध्यक्षात्मक लोकतंत्र में पाया जाता है। ये विशेषताएं हैं अध्यक्षात्मक लोकतंत्र की, जो संसदीय शासन से उसे पृथक बनाती हैं, भिन्न बनाती हैं। अब ये देखना है कि स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका में अध्यक्षात्मक शासन की कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। सबसे पहली समानता हम ये देखते हैं कि स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका और अध्यक्षात्मक कार्यपालिका दोनों का ही निर्वाचन होता है। अमेरिकी कार्यपालिका यानी राष्ट्रपति एक निर्वाचक मंडल के द्वारा चुना जाता है, तो स्विट्जरलैंड की जो संघीय सरकार है वो संघीय संसद के द्वारा चुनी जाती है। लेकिन चुनाव दोनों का होता है, और दोनों का ही चुनाव सिद्धांत रूप में अप्रत्यक्ष ढंग से होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति भी सिद्धांततः एक निर्वाचक मंडल के द्वारा चुना जाता है, जिस निर्वाचक मंडल का चुनाव अमेरिकी मतदाता करते हैं। स्विट्जरलैंड में भी संघीय सरकार अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती है, क्योंकि ये संघीय संसद के सदस्यों के द्वारा चुनी जाती है। संघीय संसद के जो सदस्य होते हैं वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं, और फिर ये जनप्रतिनिधि संघीय सरकार के सदस्यों का चुनाव करते हैं। दोनों ही कार्यपालिकाएं, चाहे वो अमेरिका की कार्यपालिका हो या स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका, दोनों कार्यपालिका निर्वाचन के आधार पर अपना पद धारण करती है। जबकि संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका की नियुक्ति होती है, निर्वाचन नहीं होता। मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाते हैं, निर्वाचित नहीं होते। सीधे जनता प्रधानमंत्री निर्वाचन के लिए वोट नहीं डालती, वो संसद सदस्यों के लिए वोट देती है, सांसद के रूप में उनका निर्वाचन करती है, और फिर संसद सदस्यों में से ही कोई मंत्री बनता है, कोई प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया जाता है। संसदीय कार्यपालिका नियुक्त की जाती है, जबकि अध्यक्षात्मक कार्यपालिका निर्वाचित होती है। अमेरिका और स्विट्जरलैंड, इन दोनों ही देशों में कार्यपालिका निर्वाचित होती है, निर्वाचन के आधार पर अपना पद धारण करती है। ये समानता दोनों देशों में दिखाई देती है। दोनों तरह की कार्यपालिकाओं में हमें देखने को मिलती है। दूसरी विशेषता स्विस कार्यपालिका में अध्यक्षात्मक शासन के अनुरूप दिखाई देती है, वो ये है कि यहां भी अध्यक्षात्मक व्यवस्था के अनुरूप ही संसद और कार्यपालिका दोनों का कार्यकाल संविधान के द्वारा 4 वर्ष निश्चित किया गया है। 4 वर्ष से पहले साधारण रूप में संघीय सरकार को उसके पद से नहीं हटाया जा सकता, जैसा कि संसदीय शासन व्यवस्था में संसद को अधिकार प्राप्त होता है
वो मंत्रिपरिषद को कभी भी अविश्वास का प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित करके हटा सकती है, लेकिन अध्यक्षात्मक शासन में जो कार्यपालिका होती है उसका कार्यकाल संविधान के द्वारा ही निश्चित कर दिया जाता है। स्विट्जरलैंड में भी संघीय सरकार का कार्यकाल 4 वर्ष निश्चित किया गया है। 4 वर्ष से पहले संघीय सरकार तभी समाप्त होती है जब संघीय संसद भंग हो गई हो, संविधान में पूर्ण संशोधन के प्रस्ताव पर मतभेद होने की स्थिति में, यानी जब पूर्ण संशोधन के प्रस्ताव को जनता के द्वारा लोक निर्णय के दौरान अस्वीकार कर दिया गया हो, तब संघीय संसद भंग हो जाती है और नई संघीय संसद जब चुनकर आती है वो नए सिरे से संघीय सरकार का निर्वाचन करती है। इस एक स्थिति को छोड़कर बाकी स्थितियों में संघीय सरकार का कार्यकाल 4 वर्ष निश्चित है। ये गुण भी अध्यक्षात्मक शासन के अनुरूप है स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका में। तीसरी जो हम विशेषता देखते हैं, हालांकि ये विपरीत स्थिति है, स्विट्जरलैंड की संघीय कार्यपालिका यहाँ पर अध्यक्षात्मक नहीं दिखाई देती, ये अंतर यहाँ दिखाई देता है। क्या अंतर है? जहां अध्यक्षात्मक कार्यपालिका एकल होती है, एक राष्ट्रपति में संविधान सारे कार्यपालिकीय अधिकार निहित करता है, वहीं स्विट्जरलैंड की जो कार्यपालिका है वो बहुल है, यानी कार्यपालिका शक्ति किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं है, 7 सदस्यों की संघीय सरकार के हाथ में है और ये 7 सदस्य अधिकार और परिस्थिति की दृष्टि से बिल्कुल एक समान है। इसके साथ साथ स्विट्जरलैंड में हम ये देखते हैं कि जो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में आमतौर पर देखने को मिलता है कि शासन के जो तीनों अंग हैं, यद्यपि एक दूसरे से स्वतंत्र और पृथक रहते हुए कार्य करते हैं, लेकिन तीनों अंगों का एक दूसरे पर नियंत्रण भी स्थापित किया गया है ताकि शासन व्यवस्था में संतुलन बना रहे, शक्ति संतुलन बना रहे, कोई एक अंग मनमाने ढंग से कार्य न कर सके। इसके लिए अमेरिका जैसे अध्यक्षात्मक लोकतंत्र में नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत को अपनाया गया है, जिसके तहत हर अंग एक दूसरे को नाना तरीकों से नियंत्रित करता है। कैसे नियंत्रित करता है? जैसे राष्ट्रपति अमेरिका की मुख्य कार्यपालिका है, उसके द्वारा विभिन्न पदों पर नियुक्तियां की जाती है और दूसरे देशों के साथ संबंधों के संचालन की दृष्टि से संधियां और समझौते भी किए जाते हैं। लेकिन राष्ट्रपति का ये जो अधिकार है नियुक्तियां करने का या संधियां करने का, ये अधिकार तभी वैध माना जाता है, तभी वास्तविक रूप ग्रहण कर पाता है जब अमेरिकी कांग्रेस यानी विधायिका के दूसरे सदन सीनेट के द्वारा उनको मान्यता प्रदान कर दी जाती है। यानी राष्ट्रपति के अधिकारों पर किसका नियंत्रण स्थापित किया गया है? सीनेट का नियंत्रण स्थापित किया गया है ताकि राष्ट्रपति मनमाने ढंग से सार्वजनिक पदों पर नियुक्तियां न करे या मनमाने ढंग से संधियों पर हस्ताक्षर न करे। उसकी शक्ति को नियंत्रित करने का अधिकार सीनेट को प्रदान किया गया है। न केवल व्यवस्थापिका बल्कि न्यायपालिका भी राष्ट्रपति को नियंत्रित करती है। ऐसे नियंत्रित करती है कि राष्ट्रपति जो भी आदेश जारी करता है, सुप्रीम कोर्ट को इस बात का अधिकार है कि उन आदेशों की संवैधानिकता की वो जांच करे। उसे न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है, जिसके तहत वो राष्ट्रपति द्वारा किए गए कार्यों की संवैधानिक समीक्षा करता है और संविधान विरुद्ध पाए जाने पर उन्हें अवैध घोषित कर देता
मार्बरी बनाम मेडिसिन के विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के नियुक्ति संबंधी कार्य को ही संविधान विरुद्ध मानते हुए उसे अवैध घोषित किया था। इस तरह से न्यायपालिका और व्यवस्थापिका दोनों का नियंत्रण राष्ट्रपति के ऊपर स्थापित किया गया है। दूसरी तरफ राष्ट्रपति भी कांग्रेस और सुप्रीम कोर्ट को नियंत्रित करता है। ऐसे कांग्रेस जो भी विधेयक पारित करती है वो कानून भी बन पाते हैं, वो विधेयक कानून का रूप भी ले पाते हैं जब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देता है। और हस्ताक्षर करते समय राष्ट्रपति को निषेधाधिकार के प्रयोग का अधिकार प्राप्त है। दो तरह के वीटो पावर उसे प्राप्त है, विलंबकारी निषेधाधिकार और पॉकेट वीट, ये भी निषेधाधिकार, जिसके तहत वो कांग्रेस द्वारा जल्दबाजी में पारित किए गए विधेयकों को रोक लेता है और वो विधेयक कानून बनने से रह जाते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस सर्वोच्च न्यायालय को नियंत्रित करती है, क्योंकि वही न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करती है, उनकी सेवा शर्तों का निर्धारण उसके द्वारा किया जाता है। दूसरी तरफ सर्वोच्च न्यायालय भी कांग्रेस को नियंत्रित करता है, क्योंकि कांग्रेस जो भी कानून बनाती है उन कानूनों की संवैधानिक समीक्षा न्यायपालिका के द्वारा की जाती है। इस तरह से अमेरिका जैसी अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था वाले देश में नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था भी स्थापित की गई है। ऐसा नियंत्रण और संतुलन स्विट्जरलैंड में दिखाई नहीं देता। यानी स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका इस अर्थ में अध्यक्षात्मक शासन से भिन्न है, क्योंकि वहां पर अमेरिका की तरह नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत को नहीं अपनाया गया है। अगला अंतर हम क्या देखते हैं, अध्यक्षात्मक शासन से कैसे जिस कार्यपालिका भिन्न है। जहां तक अमेरिका की अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का प्रश्न है, अमेरिकी राष्ट्रपति का प्रश्न है, अमेरिकी राष्ट्रपति विधायिका से यानी कांग्रेस से बिल्कुल पृथक रहता है। ऐसे वो कानून निर्माण की प्रक्रिया में कोई भाग नहीं लेता प्रत्यक्ष रूप से। हालांकि राष्ट्रपति के द्वारा समय समय पर कांग्रेस को संदेश भेजे जाते हैं। इस संदेशों में ये कहा जाता है कि देश को मौजूदा समय में इन विषयों पर कानून की जरूरत है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से कानून निर्माण की प्रक्रिया में राष्ट्रपति कोई भागीदारी नहीं निभाता। लेकिन स्विट्जरलैंड में संघीय सरकार के सदस्य, हालांकि वो संसद के सदस्य नहीं होते, फिर भी उन्हें संसद की कार्यवाही में भाग लेने का पूरा पूरा अधिकार है। वो केवल मतदान नहीं कर सकती संसद के अंदर, लेकिन इसके अलावा वो वाद विवाद कर सकते हैं, विधेयकों की कमियों को बता सकते हैं। और हकीकत ये है कि संघीय संसद में 95% विधेयक संघीय सरकार के द्वारा पेश किए जाते हैं। संघीय संसद भी संघीय सरकार से आग्रह कर सकती है कि वो किसी विषय पर विधेयक का प्रारूप तैयार करके संघीय संसद में प्रस्तुत करे। ऐसी कोई व्यवस्था, ऐसा कोई संबंध अमेरिका जैसी अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में देखने को नहीं मिलता है। इस अर्थ में भिन्न है संघीय सरकार अमेरिकी राष्ट्रपति से। जहां अमेरिकी राष्ट्रपति कांग्रेस की प्रक्रिया में, कानून निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं निभाता, वहीं संघीय सरकार के सदस्य संघीय संसद की कार्य प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। वे जोर शोर से भाग लिया जाता है उनके द्वारा। ये भी एक अंतर हमें देखने को मिलता है स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका और अमेरिका जैसी अध्यक्षात्मक कार्यपालिका के मध्य।
और लास्टली स्विट्जरलैंड में जो संघीय सरकार का अध्यक्ष है, जिसको वहां का राष्ट्रपति कहा जाता है, स्विट्जरलैंड का राष्ट्रपति माना जाता है, संघीय सरकार का अध्यक्ष। कहने को तो वो भी अपने देश का राष्ट्रपति है, लेकिन उस राष्ट्रपति को वैसी महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त नहीं है जैसी अमेरिका के राष्ट्रपति को प्राप्त है। आप जान चुके हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति न केवल देश के अंदर बल्कि संपूर्ण दुनिया में अपने अधिकार और परिस्थिति के लिए विश्व प्रसिद्ध है। वो दुनिया की सबसे ज्यादा शक्तिशाली कार्यपालिका माना जाता है। लेकिन स्विट्जरलैंड का जो राष्ट्रपति है वो केवल नाम की दृष्टि से ही समान है, वो भी राष्ट्रपति है, लेकिन पावर की दृष्टि से, शक्तियों की दृष्टि से वो अमेरिकी राष्ट्रपति से कोई मुकाबला नहीं रखता। वो जितना शक्तिशाली है, अमेरिकी राष्ट्रपति जितना शक्तिशाली है, स्विट्जरलैंड का राष्ट्रपति उतना शक्तिशाली नहीं है। क्यों? क्योंकि स्विट्जरलैंड में कार्यपालिका शक्ति केवल राष्ट्रपति के नेतृत्व में निहित नहीं की गई है, बल्कि उन 7 सदस्यों में समान रूप से विभाजित है। जो 7 सदस्य संघीय सरकार के सदस्य के रूप में संघीय संसद के द्वारा चुने जाते हैं। राष्ट्रपति को इनकी बैठकों की अध्यक्षता करने का अधिकार प्राप्त है, निर्देशित करने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन आदेश देने का अधिकार प्राप्त नहीं है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि स्विट्जरलैंड का राष्ट्रपति केवल 1 वर्ष के लिए ही राष्ट्रपति पद पर रहता है। बारी बारी से राष्ट्रपति पद संघीय सरकार के सदस्यों के मध्य रोटेट होता रहता है। 1 वर्ष के लिए एक सदस्य अध्यक्ष चुना जाता है, दूसरे वर्ष के लिए दूसरा सदस्य, तीसरे वर्ष के लिए तीसरा सदस्य राष्ट्रपति के रूप में, अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। तो ये महत्वपूर्ण अंतर है स्विट्जरलैंड की संघीय सरकार और अमेरिका की अध्यक्षात्मक कार्यपालिका के मध्य। इस तरह से हम देखते हैं कि स्विट्जरलैंड की संघीय कार्यपालिका में संसदीय और अध्यक्षात्मक दोनों ही प्रकार की कार्यपालिकाओं के लक्षण विद्यमान हैं, लेकिन इन लक्षणों या विशेषताओं के होने के बावजूद न तो उसे पूरी तरह संसदीय कार्यपालिका कहा जा सकता है और न ही पूरी तरह अध्यक्षात्मक की श्रेणी में रखा जा सकता है। मुनरो ने इस संबंध में बहुत सही टिप्पणी की है। क्या स्विट्जरलैंड की संघीय सरकार संसदीय तथा असंसदीय दोनों प्रकार की कार्यपालिका के गुणों से युक्त है तथा इन कार्यपालिकाओं के दोषों से भी मुक्त है। बहुल कार्यपालिका होते हुए भी इसमें एकल कार्यपालिका के गुण पाए जाते हैं। ये थी स्विट्जरलैंड की संघीय सरकार, कैसे वो संसदीय शासन के समान है और कहाँ अध्यक्षात्मक शासन के समान है, कहाँ वो इन दोनों से